हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमने हिमालय पर्वत के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय पर्वत पर कौन कौन सी चोटियां हैं, हिमालय पर्वतीय ग्लेशियर के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। आज हम हमारे प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से पठार हैं, हम उनके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। और ये भी लगभग 2 पार्ट में आएगा आपका ये वीडियो, और ये जो टॉपिक होगा प्रायद्वीपीय पठार, ये भी 2 पार्ट में आएगा और उसके बाद फिर आपका प्रायद्वीपीय पठार कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम भारत की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आप लोगों की डिमांड थी। आप चाहते थे कि भारत की नदियों के बारे में हम अच्छी तरह से जान सकें। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप भारत की नदियों के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हैं कि कौन सी नदी का सोर्स कहाँ पर है, कहाँ से उसका उद्गम हुआ है और कहाँ पर उसका मुहाना है, तो आपको अच्छी तरह से पर्वत और पठारों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि पर्वतों के शिखर पर बादल टकराते हैं और वहाँ से क्या होता है, जल जो होता है पर्वत से पठार में आता है, पठार से मैदान में आता है और मैदान से सागरों में जल गिराती हैं नदियाँ। तो पर्वत बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी देश के लिए, क्योंकि पर्वत ही जो वर्षा कराने में सहायक होते हैं। पर्वतों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आइए हम प्रायद्वीपीय भारत के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, भारत में प्रायद्वीपीय जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये उत्तर में ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, इसका पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर पूरब में राजमहल की पहाड़ियाँ तक, और उत्तर में आपका ये जो आप देख रहे हैं विंध्याचल पर्वत से लेकर दक्षिण में कार्डामम की पहाड़ी तक है। इसको मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी नदियाँ पठार बने हुए हैं, तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी। ये कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर इस तरह से पठार है, इस तरह से, इस तरह से। ये नीचे वाला हिस्सा कुछ इस तरह से है और ये पूरब वाला हिस्सा कुछ यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर आपका राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर आपका अरावली पर्वत है, ऊपर आपका यहाँ पर विंध्याचल तक पर्वत मिलता है, यहाँ पर ये विंध्याचल पर्वत यहाँ तक आता है इसका, और नीचे आपकी कार्डामम की पहाड़ी है। ये भारतीय प्रायद्वीप मैंने बनाया हुआ है नीचे, ये उसी का एक अंग है। मैंने आपको जब हिमालय पर्वत पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये वास्तव में गोंडवाना लैंड माना जाता है। गोंडवाना लैंड क्या है, जो पहले अफ्रीकी महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। मैंने आपको उस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आप अगर जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरा पहला वीडियो देख लीजिए, उससे आपको जानकारी मिल जाएगी गोंडवाना लैंड क्या था। हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है नीचे वाला हिस्सा, ये गोंडवाना लैंड कहलाता है। गोंडवाना लैंड का जो विस्तार है वो बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया कि पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, उत्तर में विंध्याचल पर्वत से लेकर दक्षिण में कार्डामम की पहाड़ी तक है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर उत्तर भारत में गंगा एवं यमुना का मैदान है और उसके ऊपर फिर हिमालय पर्वत है। ठीक इसी तरह से हमारे भारत की संरचना है। ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये जो पूरा प्रायद्वीपीय भारत है, ये मैंने यहाँ पर जो बनाया हुआ है, ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत में, थोड़ा इसको और बेटर बना देता हूँ इस तरह से। ये जो पूरा प्रायद्वीपीय भारत है, इसका जो ढलान है दक्षिण में किस तरफ है, पूरब की तरफ है। जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी ढलान दक्षिण में किस तरफ है, पूरब की तरफ है। अगर आप देखेंगे दक्षिण भारत की जितनी भी नदियाँ बहती हैं, जैसे आपका कावेरी नदी है, कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, सभी नदियाँ कहाँ गिर रही हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर रही हैं। क्यों गिर रही हैं, क्योंकि जो पर्वतों की ढलान है वो किस तरफ है, पूरब की तरफ है। कॉमन सेंस की आप बात ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये एक पहाड़ी है और इसकी ढलान किस तरफ है, इस तरफ है, तो पानी किस तरफ गिरेगा, जिस तरफ ढलान होगी उसी तरफ तो पानी जाएगा। ठीक इसी तरह से ये एक पर्वत है, एक उठा हुआ हिस्सा है जिसकी ढलान किस तरफ है, इस तरफ है, तो इसलिए नदियों का पानी किस ओर गिर रहा है, इस ओर गिर रहा है। ये जो आप देख रहे हैं मैंने रेड कलर से बनाए हुए हैं यहाँ पे जितने भी, ये सारी की सारी पहाड़ियाँ हैं, जितनी भी मैंने रेड कलर से बनाई हुई हैं। जो भी मैंने ग्रीन कलर से बनाया हुआ है वो सब पठार हैं, जो बड़े बड़े पठार हैं उनको मैंने मेंशन किया हुआ है। और जो मैंने ब्लू कलर से बनाई हुई है वो सभी क्या हैं, नदियाँ हैं, वो सभी क्या हैं, नदियाँ हैं। आइए हम देखते हैं भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे लंबा पर्वत है पश्चिमी घाट पर्वत। इसे हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, महाराष्ट्र से लेकर केरला तक है। कहाँ से कहाँ तक है, महाराष्ट्र से लेकर केरला तक है। पश्चिमी घाट पर्वत से
सैकड़ों नदियाँ निकलती हैं, जिनमें प्रमुख हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। पश्चिमी घाट पर्वत को हम सिहाद्री की पहाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिहाद्री की पहाड़ी। इस जो माउंट, ये जो पूरी पर्वत शिखर जो मैंने आपको अलग से बनाई, ये रेड कलर से बना हुआ है, आप देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम सिहाद्री की पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है ना। और यहाँ से भी कई सारी छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं। ऐसा नहीं कि इस तरफ कोई नदी नहीं निकलती, इस तरफ भी कई सारी नदियाँ गिरती हैं। फर्क इतना सा है कि पश्चिमी घाट से पूरब की तरफ निकलने वाली नदियाँ हमेशा डेल्टा का निर्माण करती हैं। देखिए मैंने जो भी नदी बनाई है उसको इस तरह से बनाया हुआ, फैला दिया है आखिरी में। ये नदी को फैलाने का क्या मतलब है कि जब नदी अपने पूर्वी तटीय क्षेत्र में पहुंचती है तो क्या होता है, नदी का पानी फैल जाता है और इस कारण से यहाँ किसका निर्माण होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है वह सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। एग्जाम में इसके कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ट्रिक लगाते हैं, याद करते हैं कि भैया ये नदी होती हैं और कोड बना लेते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र का कोड है, ये महानदी का कोड है, ये गोदावरी का कोड है। कोड याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन सी नदी कौन से सागर में गिरती है। ध्यान रखिएगा, जो जितनी भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वह सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्यों निर्माण करती हैं? क्योंकि जो प्रायद्वीपीय पर्वत है उसका ढाल किस तरफ है? बंगाल की खाड़ी की तरफ है। तो जैसे मान लीजिए कोई कृष्णा नदी का जल है, वो पहले यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा और फिर मैदानी क्षेत्र में आगे क्या होगा? पानी फैल जाएगा और कई हिस्सों में जाकर सागर में गिरेगा। तो इससे क्या होता है? यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा का मतलब क्या होता है कि मैदानी क्षेत्र में जब पानी की धार होती है वो कई हिस्सों में विभक्त हो जाती है और फिर जाकर वो सागर में गिरती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। इसी तरह से पश्चिमी घाट पर्वत से इस तरफ जितनी भी नदियाँ गिरती हैं, इस तरफ यानी कि अरब सागर में, वह सभी नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं बहुत तीव्र ढाल से। यानी कि जैसे पानी यहाँ से ऊपर से नीचे आएगा तो झटके से वो क्या होगा? यहाँ पर गिर जाती हैं अरब सागर में। इसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में हम बोलते हैं ज्वार नदमुख। क्या बोलते हैं हम इसको? ज्वार नदमुख। हिंदी में ज्वार नदमुख कहा जाता है, इंग्लिश में एस्चुरी कहा जाता है। पानी आया और बहुत स्पीड से पानी कहाँ पर गिर गया? सागर में। तो सागर में जो पानी होता है उस पानी को पीछे हटा देती हैं। आपने देखा होगा कि कहीं पर जब डैम से पानी गिरता है ऊपर से नीचे, तो जो डैम में उस समय जो नीचे पानी होता है वो क्या होता है? एकदम से उस पानी को दूर हटा देता है। उस पानी को क्या करता है? दूर हटा देता है। सेम की सेम प्रोसेस यहाँ पर होती है। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट पर्वत से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिमी घाट पर्वत से पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। सभी के लिए क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी भी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा और ताप्ती दोनों किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं, क्योंकि इन दोनों नदियों का ढाल किस ओर है? पश्चिम की तरफ है। इसका ढाल भी इस तरफ है। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत, ये कौन सा पर्वत है? ये मैंने लाल लाल रंग से बनाया हुआ है, ये वाला पर्वत, ये पर्वत है विंध्याचल पर्वत। ये मैंने लाल रंग से बनाया हुआ है ये पूरा। ये ऊपर वाला पर्वत जो है वो कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। और नीचे वाला जो पर्वत है वो कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भी एस्चुरी का निर्माण करती है, क्योंकि इस जो ये ढलान है इसका ढाल किस तरफ है? अरब सागर की ओर है। ठीक है ना। तो ये भी पश्चिम की तरफ गिरती है और ये भी किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का ही निर्माण करती है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियाँ ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। क्यों निर्माण करती हैं? क्योंकि इनका ढाल किस तरफ है? पश्चिम की तरफ है। ठीक है। इसी तरह से ताप्ती जो नदी है, ताप्ती नदी, ये भी एस्चुरी का निर्माण करती है। ये बैतूल से निकलती है, बैतूल के मुल्तई से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। आइए इसके ऊपर चलते हैं। विंध्याचल पर्वत के उत्तर में और अरावली पर्वत के दक्षिण में, क्या बोला मैंने? विंध्याचल पर्वत के उत्तर में और अरावली पर्वत के दक्षिण में मालवा का पठार है। मालवा का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 25-30 कई सारी नदियाँ निकलती हैं।
हमें उन सभी नदियों के बारे में नहीं पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो हम थोड़ा सा एक नदियों के बारे में भी जान लेते हैं। मालवा के पठार से कई तरह की नदियाँ निकलती हैं। इनमें सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी, और चंबल नदी की कई सारी सहायक नदी हैं, जैसे आपका बनास नदी हुआ, आपका काली सिंध हुआ, ये सब क्या है, चंबल की सहायक नदियाँ हैं। तो मालवा के पठार से कई तरह की नदियाँ निकलती हैं। मालवा के पठार के उत्तर में अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात से लेकर कहाँ तक है, दिल्ली तक है। अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। अरावली पर्वत एक सबसे प्राचीन पर्वत है। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो उस समय की जो चट्टानें थी उससे अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि लगातार पानी बहने के कारण से, वर्षा के कारण से और धूप के कारण से इसका क्षरण हो चुका है। इसको सबसे प्राचीन पर्वत भी कहा जाता है। अगर पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, अरावली पर्वत है। ठीक है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिखिएगा, गुरुमुख है। क्या है, गुरुमुख। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, गुरुमुख। अरावली पर्वत से 3 नदियां निकलती हैं। अरावली पर्वत के पश्चिम में लूनी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, आप देख रहे हैं, ये है लूनी नदी, जो अरावली पर्वत के पश्चिम से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर गायब हो जाती है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भाई कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में जाकर गायब हो जाती है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है, अरावली के पश्चिम से निकलती है। ठीक है, अरावली के उत्तर में बनास नदी निकलती है, जो यमुना में जाकर मिलती है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, चंबल में जाकर मिलती है। बनास नदी किसमें मिलती है, चंबल में जाकर मिलती है। इसी तरह से अरावली पर्वत के दक्षिण में साबरमती नदी निकलती है, जो अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये खंबात की खाड़ी कहलाती है। ध्यान रखिएगा, जैसे ये गुजरात का मैप है, मैं आपको दिखाता हूँ। कई लोग गुजरात के बारे में ठीक से नहीं जानते होंगे। ये गुजरात है, इस तरह से, इस तरह से गुजरात का नक्शा कुछ इसी तरह का है। ये वाला जो क्षेत्र है, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये वाली क्षेत्र कहलाता है, यानी कि ये वाला क्षेत्र कहलाता है कच्छ की खाड़ी। क्या कहलाता है, कच्छ की खाड़ी। और ये वाला क्षेत्र और इसके बीच में जो ये वाला स्थान है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं खंबात की खाड़ी। तो साबरमती अपना जल कहाँ पे गिराती है, खंबात की खाड़ी में गिराती है। सभी को क्लियर हुआ। इसके बाद हम आ जाते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों का नाम है गारो, खासी और जैंतिया। क्या नाम है पहाड़ियों का नाम, ये 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जैंतिया। और ये तीनों एक पर्वतीय, एक पठारनुमा क्षेत्र पर स्थित हैं। देखिए मैंने ग्रीन कलर से बनाया हुआ है ये पूरा, क्योंकि ये क्या है, एक उठा हुआ क्षेत्र है और उसके ऊपर 3 छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। इस पठार को हम बोलते हैं शिलोंग का पठार। क्या बोलते हैं हम इसको, शिलोंग का पठार। और इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और ये कौन सा पठार कहलाता है, शिलोंग का पठार। शिलोंग का जो पठार है ये वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत से ही जुड़ा हुआ था। आप कहेंगे सर प्रायद्वीप तो यहाँ पर है और शिलोंग का पठार तो यहाँ पर है, तो ये इसका हिस्सा कैसे हो गया। देखिए प्राचीन काल में क्या हुआ कि ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत था वो कुछ इस तरह का था, मैंने आपको बताया ऐसा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, लगातार गंगा का जल आके लगातार इस पर गिरता रहा। गंगा का जल, गंगा नदी निकलती है ना, आप देखिए गंगा नदी यहाँ पे निकल रही है। तो गंगा नदी लगातार इस क्षेत्र से होकर गुजरती रही। उससे क्या हुआ कि यहाँ पर ये पहाड़ी का हिस्सा जो था वो टूट गया। पहाड़ी क्या हो गई,
टूट गई और टूटकर कहाँ पहुँच गई, वो मेघालय में पहुँच गई। तो ये गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं ये वास्तव में प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।